हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस। पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी में हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी के सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 3 में आता है जो फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल नंबर 12 to 35 जो है ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, और इनकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स का क्रिटिसिज्म, राइट, क्रिटिसिज्म, और इसके साथ साथ हम सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। क्रिटिसिज्म और सिग्निफिकेंस देखेंगे। एंड फंडामेंटल राइट्स तो हमारे पास है ही, तो इसके अलावा और कौन कौन से लीगल राइट्स हमें मिले हुए हैं, राइट। तो राइट्स आउटसाइड द पार्ट 3, तो ये हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स वाला उसको हम वाइंड अप करेंगे, राइट। क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहले आता है एक्सेसिव लिमिटेशंस। फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी लिमिटेशंस दे रखी है, जैसे कि हमने आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक आर्टिकल में आपने वर्ड देखा होगा एक्सेप्शन, रिस्ट्रिक्शंस। तो हमें राइट्स भी दे रखे हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी एक्सेप्शंस लगा रखी है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। तो क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें एक साथ तो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, और दूसरे साथ ही वो हमसे फंडामेंटल राइट्स ले भी रहे हैं। तो एक हाथ से हमें फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं और दूसरे हाथ से हमसे छीन भी रहे हैं, जहां पे इन्होंने एक्सेप्शंस लगाई है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, राइट। जसपत रॉय कपूर, इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि जो चैप्टर है ना, जिसको नाम दिया गया है फंडामेंटल राइट्स का, एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए था लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, या फिर इसका नाम होना चाहिए था फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशंस देयरऑन, राइट। सेकंड क्या है? नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। अगर हम बात करें तो मेनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, तो उनमें मोस्टली पॉलिटिकल राइट्स की बात करी गई है। तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट सोशल या इकोनॉमिक राइट्स की बात करी ही नहीं गई है। उससे रिलेटेड कोई जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो इसमें ऐड किया ही नहीं गया, जैसे कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी हो गया, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट, राइट टू लेजर। तो इस तरह के जो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स है वो हमें दिए ही नहीं गए। इवन के जो एडवांस्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे भी ऐसे जो बेसिक राइट्स है वो दिए गए हैं। और जो यूएसएसआर, रशिया की बात करें या चाइना की बात करें, यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे भी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात करी गई है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट्स है फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी। नेक्स्ट है नो क्लैरिटी। अब फंडामेंटल राइट्स में भी, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं जिनको कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया ही नहीं गया, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, माइनॉरिटीज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हुई थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो वर्ड्स यूज करे गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। और यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करी गई है जो फंडामेंटल राइट्स में या कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज करी गई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करी गई है, जो कि एक कॉमन मैन की समझ से बाहर है, राइट। तो इसीलिए जो सर आइवर जेनिंग्स है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नाम दिया है? पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। तो इसकी जो लैंग्वेज है ना उसको सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स ही समझ सकते हैं, कॉमन मैन की समझ से लैंग्वेज बाहर है। नेक्स्ट है नो परमानेंसी। दे आर नॉट सैक्रोसेंट। जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी अमेंडमेंट करने के बाद फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश भी कर सकती है, कर्टेल भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी, 44th अमेंडमेंट आई थी जिसके थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको, राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था 1978 के अंदर। तो राइट टू प्रॉपर्टी उसके बाद लीगल राइट बना दिया इन्होंने। तो परमानेंसी नहीं है,
अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है या कर्टेल कर सकती है। हाँ, जुडिशरी में एक चीज है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक लिमिटेशन है, अदरवाइज पार्लियामेंट को पावर दे रखी है फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल या अबॉलिश करने की। लेकिन वही था कि फंडामेंटल राइट्स में भी हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो चेंजेस कर सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही होगी, ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू नहीं होगी। लेकिन स्टिल पावर तो दे रखी है ना चेंज करने की, फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश करने की, राइट। नेक्स्ट है सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है, नेशनल इमरजेंसी इंडिया के किसी भी पार्ट में या इंडिया में लगाई जाती है, तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352, जिसके चलते हुए आर्टिकल 359 के तहत बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो अबॉलिश कर दिए जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर, राइट। तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सभी सिचुएशंस में एप्लीकेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी है तो खत्म कर दो, नहीं है तो फिर से उनको रिवाइव कर दो। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऑल सिचुएशंस में इंजॉयबल होने चाहिए, फिर चाहे इमरजेंसी हो या इमरजेंसी ना हो। एक्सपेंसिव रेमेडी, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एक जो कॉमन मैन है उसकी पहुंच से बाहर है ये जुडिशियल प्रोसेस, राइट। तो क्रिटिक्स का क्या मानना है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये हमारे इंडियन सोसाइटी के रिच सेक्शन के बेनिफिट के लिए ही बनाए गए हैं। अब नॉर्मल इंसान सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचेगा, पैसा भी तो होना चाहिए ना, एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये। प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22 के अंदर हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन देखा था। तो क्रिटिक्स का क्या मानना है कि ये जो प्रोविजन है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ये फंडामेंटल राइट्स की स्पिरिट को कहीं ना कहीं छीन रहा है, उसको टेक अवे कर रहा है, छीन रहा है फंडामेंटल राइट्स की स्पिरिट को। अब देखो, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसको काम के लिए तो बहुत ही कम यूज किया जाता है। पॉलिटिक्स में प्रिवेंटिव डिटेंशन को अक्सर कर यूज किया जाता है जो अपोजिशन है उसको दबाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे फिर से वही क्रिटिसिज्म आ जाता है कि वर्ल्ड में अगर हम बात करें ना प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन नहीं है। यूएसए की बात करें तो यूएसए में तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में उनको पता भी नहीं है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो था उसको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज किया गया था। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन वहां पे कभी यूज ही नहीं किया गया। इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत चलता है, पॉलिटिक्स में एक दूसरे को दबाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज किया जाता है, एज अ वेपन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है एक तरह से जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी स्पिरिट को टेक अवे कर रहा है। नेक्स्ट है नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी। फंडामेंटल राइट्स जो है इनमें कोई भी एक फिक्स फिलोसफिकल प्रिंसिपल नहीं है, राइट। तो अब इवन की अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी आती है। इसीलिए टाइम टू टाइम अलग अलग जजमेंट्स आती रहती है, रूलिंग्स आती रहती है सुप्रीम कोर्ट की भी, राइट। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज क्रिटिसिज्म फंडामेंटल राइट्स के कुछ सिग्निफिकेंस भी है। क्या है? सबसे पहले क्या है, दे कॉन्स्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड द कंट्री। हमारे कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं फंडामेंटल राइट्स। एक पर्सन के मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं हमें फंडामेंटल राइट्स। इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। रूल ऑफ लॉ इसमें आ जाता है फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करते हैं। और इवन के जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं या वीकर सेक्शन है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया का जो सेकुलर
फैब्रिक है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, सभी रिलीजन्स को इक्वल प्रोटेक्शन दे रखी है, तो सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे भी चेक्स एंड बैलेंसेस एप्लीकेबल होते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे इंडिया की सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस का एक फाउंडेशन स्टोन है, एक नींव है हमारे सोशल इक्वालिटी की, सोशल जस्टिस की, इंडिविजुअल की डिग्निटी को, रिस्पेक्ट को इंश्योर करते हैं, राइट। और इवन कि जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा कुछ लीगल राइट्स भी है जो पार्ट 3 के बाहर है। तो पार्ट 3 के बाहर जो राइट्स दे रखे हैं ना, उन राइट्स को क्या बोलते हैं? उन राइट्स को बोलते हैं लीगल राइट्स। तो कौन कौन से लीगल राइट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? लीगल राइट भी बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी बोल सकते हो, या फिर नॉन फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 265 पार्ट 12 के अंदर है। क्या कहता है? नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के बिना और किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो टैक्स लगाए या टैक्स कलेक्ट करें, अंडर आर्टिकल 265 जो कि हमारा एक लीगल राइट है। सेकेंडली क्या है? आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 12 के अंदर है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी पर्सन जो है उसको उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। नेक्स्ट है आर्टिकल 301 पार्ट 13। क्या कहता है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। इंडिया के अंदर आप ट्रेड कॉमर्स जो कर रहे हो वो आपको फ्री है, उस पर किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी। आर्टिकल 326 अडल्ट सफरेज के साथ डील करता है, पार्ट 15 के अंदर है। क्या है? द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। लोकसभा की जो इलेक्शंस होती है जिसमें हम लोग वोट देते हैं, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शंस होती है जिसमें हम वोट देते हैं, तो वो अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगी, राइट। तो राइट टू वोट हमें दे रखा है आर्टिकल 326 के अंदर पार्ट 15 में। अब यहाँ पे हमने पढ़े हैं लीगल राइट्स। पहले हमने देखे फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक के। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जो कि अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर हमारे लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं जो कि हमने अभी पढ़े हैं, जो पार्ट 3 में नहीं आते हैं, तो उस केस में जो एग्रीव्ड पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकता, लेकिन वो हाई कोर्ट जा सकता है। एक ऑर्डिनरी सूट के थ्रू वो हाई कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। रिट यूरिस्डिक्शन दे रखी है हाई कोर्ट को, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।